this is Radhika Gaur with the session number 21 of your chapter Why Do We Fall Ill? And in this session we are here going to discuss about the question answers of set 2, or we can say our exercise question answers. So let's start with the question number 1. The question number 1 is, how many times did you fall ill in the last 1 year? Last 1 year में आप कितनी बार बीमार हुए? What were the illnesses? वो बीमारियां क्या-क्या थी? Think of one change you would make in your habits in order to avoid any of most of the above illness. एक आप कोई कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में आपको सोचना है आपकी हैबिट्स में जो आप चेंज कर सकते हो ताकि जो भी इलनेस से आप सफर हुए हो वो इलनेस आपको अगेन से सफर ना करे. Also think of one change you would wish for your surrounding in order to avoid any of the above illnesses. और आपको कुछ चेंजेस के बारे में भी सोचना है जो आप अपने सराउंडिंग्स में करना चाहेंगे ताकि जो इलनेस है उससे आपको ऑब्वियसली अवॉइड कर सके उस इलनेस को. क्लियर? सो द थिंग इज दैट आई फेल इल थ्राइस लास्ट ईयर. आई डोंट नो अबाउट यू बट आई फेल इल थ्राइस लास्ट ईयर. मैं 3 बार लास्ट ईयर इल हुई, बीमार हुई एंड सफर्ड फ्रॉम फॉलोइंग डिसीजेस. और मेरे को जो डिसीजेस थी वो क्या थी? मलेरिया, डिसेंट्री एंड वायरल फीवर. क्लियर? मलेरिया, डिसेंट्री एंड वायरल फीवर. Changes in my habit. Now I always make conscious efforts to remain hygienic and eat covered, clean food and fruits. अभी मैं क्या करती हूँ? Obviously मैं conscious efforts यूज करती हूँ ताकि मैं hygienic रहूँ, जो covered फूड है उसी को खाऊँ, clean food और जो fruits हैं उन्हीं को intake करूँ, ना कि किसी भी unhygienic food को intake करूँ. Is that clear? That now I always make conscious efforts to remain hygienic and eat covered, clean food and fruits. Also, change I would wish for my surroundings are that to prevent accumulation of garbage and dirty water and to keep the surrounding neat, clean and hygienic. तो मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि जो गार्बेज है, जो डर्टी वाटर है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, उससे प्रिवेंट किया जाए सराउंडिंग्स को. साथ में ये जो सराउंडिंग्स है उनको नीट, क्लीन एंड हाइजेनिक रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे होगा तो ऑब्वियसली जो वायरस हैं, जो मस्क्यूटोज हैं वो नहीं वहाँ पे स्प्रेड होंगे एंड ऑब्वियसली मलेरिया जैसी जो डिसीज है वो भी स्प्रेड नहीं होंगी. दैट इज द रीजन आई वांट टू चेंज इन माय सराउंडिंग टू प्रिवेंट accumulation ऑफ गार्बेज एंड dirty वाटर एंड टू कीप द सराउंडिंग नीट, क्लीन एंड हाइजेनिक. The next question is, a doctor or we can say nurse or a health worker is exposed to more sick people than we can say other in community. Find out how he and she avoids getting sick himself or herself. कोई भी एक डॉक्टर होता है, नर्स होती है या हेल्थ वर्कर होता है, ऑब्वियसली वो ज्यादा सिक पीपल्स के कांटेक्ट में आता है जितना कि कम्युनिटी नहीं आती. क्लियर? तो ऐसा क्या होता है, वो क्या करते हैं खुद को उन बीमारियों से अवॉइड करने के लिए? फर्स्ट दे टेक इम्यूनाइजेशन. वो पहले इम्यूनाइजेशन करते हैं. क्लियर? Wearing gloves and mask, वो ग्लोव्स पहनते हैं, मास्क पहन सकते हैं. Taking proteinous food to enhance their immunity, उनकी इम्यूनिटी को enhance करने के लिए वो हमेशा प्रोटीनियस फूड टेक करते हैं. क्लियर? Taking prophylactic medicine, साथ में वो prophylactic medicines का यूज करते हैं. And disposing of the blood samples, sputum etc. safely, और जितने भी ब्लड सैंपल्स हुए, स्प्यूटम हुए, वो उन्हें सेफली डिस्पोज करते हैं. ये सारे प्रिकॉशंस देने के बाद ही जो डॉक्टर है या नर्स है या हेल्थ वर्कर है उनमें कोई भी डिसीज स्प्रेड नहीं होती. इज दैट क्लियर? द फर्स्ट वन इज इम्यूनाइजेशन, सेकंड वन इज wearing gloves and mask and then taking proteinous food to enhance their immunity and to take prophylactic medicines and disposing of blood samples, sputum etc. safely. Your next question is, conduct a survey in your neighborhood to find out what the 3 most diseases are. आपको अपने नेबरहुड में एक सर्वे करना है, वहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे आपकी सराउंडिंग्स में, आपके नेबरहुड में जो मोस्ट कॉमन डिसीज हैं वो क्या हैं. Suggest 3 steps that could be taken by a local authority to bring down the incidence of these diseases. कोई ऐसे 3 steps सजेस्ट कीजिए जो आपकी लोकल अथॉरिटीज के द्वारा लिए जाने चाहिए ताकि ये जो डिसीज हैं, इनकी जो इंसिडेंस हैं वो कम हो जाए. So after conducting survey, I found cough and cold, malaria and loose motions are the 3 most common diseases in my neighborhood. मेरे neighborhood में cough and cold, malaria and loose motions ये most common diseases हैं. Clear?
So the three prevention measures are providing fresh, clean and uncontaminated water. Simply जो पर्सन है उनको हमें फ्रेश, क्लीन और अनकंटेमिनेटेड वाटर प्रोवाइड करना चाहिए. प्रोवाइडिंग बेटर एंड हाइजेनिक सैनिटरी कंडीशंस इन द कम्युनिटी. कम्युनिटी की जो सैनिटरी कंडीशंस हैं, हाइजेनिक कंडीशंस हैं, वो बेटर प्रोवाइड करनी चाहिए कम्युनिटी को. अलॉन्ग विद दैट स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स बाय पोस्टर्स एंड पैम्फलेट्स. पोस्टर्स एंड पैम्फलेट्स के थ्रू जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन वेरियस डिसीज से रिलेटेड उनकी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देना चाहिए. क्लियर? That first one is providing fresh, clean and uncontaminated water. Second, providing better and hygienic sanitary conditions in the community, and then spreading information about the various preventive measures by poster, pamphlets, etc. The next question is, a baby is not able to tell his and her caretakers that he or she is sick. Simply कोई भी एक छोटा बेबी होता है, वो एबल नहीं होता कि वो अपने केयर टेकर को बता सके कि वो सिक है. Then what will help us to find out that the baby is sick and what is the sickness? तो क्या ऐसे चीजें हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जो बेबी है वो सिक है और जो सिकनेस है उसे वो क्या है. So the thing is that symptoms that indicate that baby is sick are repeated crying. कुछ symptoms हैं जिसके थ्रू हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि बेबी सिक है. सबसे पहले रिपीटिंग क्राइंग होता है, वाटरिंग ऑफ आईज, रेडनेस ऑफ आईज, हाई बॉडी टेम्परेचर, वाटर स्टूल्स एंड वॉमिटिंग. ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि बेबी सिक है. क्या क्या है वो? रिपीटिंग क्राइंग, वाटरिंग ऑफ आईज, रेडनेस ऑफ आईज, हाई बॉडी टेम्परेचर, वाटरी स्टूल्स एंड वॉमिटिंग. क्लियर? And obviously we can report the symptoms which we can see in the baby to the doctor who can make his own diagnosis. यदि हम इनमें से कोई भी सिम्टम एनालाइज करते हैं तो हमें डायरेक्टली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए. जब हम डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे तो डॉक्टर खुद ब खुद अपने ओन डायग्नोसिस के बेसिस पे जो बेबी है उसको कंसर्न करेगा, और यदि उसे कुछ टेस्ट वगैरह चाहिए होंगे तो वो उसके टेस्ट परफॉर्म करेगा और उसके बाद वो इजीली पता लगा पाएगा कि जो बेबी है उसे क्या प्रॉब्लम्स हैं. इज दैट क्लियर? तो समझ में आया हाउ कैन वी फाइंड आउट व्हाट इज द सिकनेस इन द बेबी. We can simply find out that after reporting the symptoms to the doctor who can make his own diagnosis and test to perform. Clear? The next question is, under which of the following conditions is a person most likely to fall ill? आपको यहाँ पे 3 conditions given है. आपको ये बताना है कि इन 3 conditions में कौन सी ऐसी एक condition है जिसके थ्रू हम obviously ये पता लगा सकते हैं कि जो person है वो sick हो सकता है. First, when she is recovering from malaria, जब वो मलेरिया से रिकवर कर रहा हो. when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox, that is जो मलेरिया से वो रिकवर कर रही है एंड ऑब्वियसली जो पर्सन चिकन पॉक्स से सफर कर रहा है उसको केयर कर रही है. ठीक है. then when she is on 4 days fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox, या फिर वो जो 4 डेज के फास्ट पे है मलेरिया से रिकवर करने के बाद, और मतलब रिकवरिंग करते हुए मलेरिया की रिकवरिंग करते हुए 4 डे फास्ट पे है, और जो चिकन पॉक्स से सफर कर रहा है बंदा उसकी वो केयर भी रख रही है. तो इनमें से कौन सा रीजन होगा जिसमें पर्सन पर्सन विल फॉल सिक? देन इट विल बी द आंसर नंबर सी. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में जो पर्सन है उसकी ब्लड प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उस पर वीकनेस आ जाती है. अभी जो पर्सन पे ऑलरेडी वीकनेस है फिर भी वो 4 डेज का फास्ट रखता है, दैट इज उस पर और वीकनेस आ जाती है. एंड आफ्टर दैट वो चिकन पॉक्स से सफर हो रहे पर्सन को भी उसकी केयर करने में लग जाता है. तो ऑब्वियसली जो चांसेस हैं उसके बीमार होने के और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं. क्लियर? द आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under which of the following conditions are you most likely to fall sick? इन conditions में कौन सी सी conditions हैं जिनमें आप बीमार होने के chances ज्यादा रहते हैं? First, when you are taking examination, जब आप exams दे रहे होते हैं. When you have traveled by bus and train for 2 days, यदि आप 2 दिन के लिए ट्रेन या बस से सफर करते हैं. And when your friend is suffering from measles, जब आपका फ्रेंड जो है वो measles से सफर कर रहा होता है. Then here also answer number C is the correct one. That is when your friend is suffering from measles.
जब आपका जो फ्रेंड है वो मिसेस से सफर कर रहा है तो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, चाहे वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो या फिर वो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो, वो जो डिसीज हैं आप में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो आपके ज्यादातर चांसेस बीमार रहने के कम होंगे व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम द मिसेस। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डायरिया। डायरिया के ट्रांसमिट होने की क्या क्या वेज हैं? Actually, most of the pathogenic organisms that cause diarrhea are transmitted by water, food or directly by fingers, dirt, etc. जितने भी हमारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरिया कॉज करते हैं वो सब वाटर या फूड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं और या फिर डायरेक्टली वो फिंगर्स के थ्रू, डर्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट हो जाते हैं और इन्हीं के ट्रांसमिशन की वजह से जो डायरिया है वो स्प्रेड हो जाता है। इज दैट क्लियर? दैट मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट कॉज diarrhea are transmitted by water, food or directly by fingers, dirt, etc. The next question is what is pernicious anemia? Pernicious anemia क्या होता है? Actually it is caused by the deficiency of vitamin B12. जो pernicious anemia है वो vitamin B12 की deficiency से होता है। Is that clear? It is either due to the deficient dietary of B12 or failure of its absorption from the intestine due to lack of intrinsic factor. ये दो रीजन की वजह से हो सकता है, या तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है डाइट में, इसकी वजह से ये हो सकता है, या फिर जो इंटेस्टाइन है वो विटामिन B12 को अपनी किसी इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। जब वो विटामिन B12 उसे नहीं मिल पा रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो पर्निशियस एनीमिया है वो हो जाएगा पर्सन को। क्लियर? ऑल्सो विटामिन B12 डेफिशिएंसी मे अराइज इन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हु ईट नो एनिमल प्रोडक्ट्स। जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है वो ज्यादातर उन वेजिटेरियंस में होती है जो एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं खाते। इज दैट क्लियर? सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स स्टैंड फॉर। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? सो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? I have written it 2 times here by the mistake, but the thing is AIDS stand for A for acquired, I for immuno, D for deficiency and S for syndrome. So acquired immunodeficiency syndrome. Is that clear? So the guys next question is what are the preventions of hepatitis B? जो hepatitis B है उसके preventions क्या हो सकते हैं? So the first one is use chlorinated and boiled water. सबसे पहले क्लोरिनेटेड और बॉइल्ड वाटर का यूज करना चाहिए ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स। जब भी एपिडेमिक्स स्प्रेड होना स्टार्ट होती है उस टाइम पे आपको जो क्लोरिनेटेड और बॉइल्ड वाटर है उसका यूज करना है। हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर टॉयलेट, खाने से पहले और टॉयलेट के बाद, एंड सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा कैन बी प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिल्क। सिंपल है, यदि हम टॉयलेट से पहले सैनिटरी डिस्पोजल कर रहे हैं या फिर जो भी हमारे कंटामिनेटेड वाटर है, फूड है, मिल्क है, उन सब के खुद को प्रिवेंट करना चाहिए और हैंड वॉशिंग करनी चाहिए बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर टॉयलेट। वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, जो हेपेटाइटिस बी है या ए है, क्लियर, कोई भी हेपेटाइटिस हो बट उसके अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। यदि हम यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। क्लियर? इट्स नॉट ए, इट विल बी बी। ऑब्वियसली योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक टू जस्टिफाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहेंगे टू जस्टिफाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? सिंपल सी बात है, जो प्रिवेंशन है वो क्योर से बेटर तो होते ही। द थिंग इज दैट आप कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं? फर्स्ट, मेंटेनिंग हाइजीनिक कंडीशंस। अपनी जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं उन्हें आपको मेंटेन करके रखना है। सेकेंड, अवेयरनेस अबाउट द डिसीज एंड इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म। जो डिसीज है, जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, उनके अकॉर्डिंगली आपको अवेयरनेस रखनी है। इनटेक ऑफ ए बैलेंस डाइट, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप, और उसके साथ साथ आपको अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप लेते रहना है। यदि आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाएंगे तो ऑब्वियसली जो डिसीज है वो आपको स्प्रेड नहीं होगी एंड यू विल प्रूव दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने व्हाई डू वी फॉल इन की एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया। So that's all for this chapter. In next chapter, we are going to discuss more about our textbook. Till then, good luck.